गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था। विवाह क्या होता है, विवाह की परिभाषा क्या है, विवाह के उद्देश्य क्या है। क्या आपको ये समझ आया था? क्या आप ये करके आए हो? तो आज हम आगे करते हैं इससे कि जीवन साथी का चुनाव करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है और भारत में विवाह के लिए क्या कानूनी योग्यताएं होनी चाहिए, विवाह की जैविक योग्यताएं क्या होनी चाहिए और वैवाहिक समायोजन क्या होता है। आज हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि जीवन साथी का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम शादी करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उस टाइम हम क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं, क्या क्या करते हैं घर वाले, क्या क्या चीज़ें देखते हैं जब पहले रिश्ता करते हैं। क्या ऐसे ही किसी को देखा और शादी कर दी बिना देखे? क्या ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो शादी करने के लिए पहले क्या करते हैं घर वाले कि एक दूसरे से पूछताछ करते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, उसकी उम्र कितनी है, देखने में कैसी है, हाइट कितनी है, पढ़ाई कैसी है उसकी, ये सब बातें देखते हैं ना। पूछते हैं, कोई रिश्तेदार से पूछता है, कोई अपने और जानने वालों से पूछते हैं, कोई अपने दोस्तों से पूछते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि देखा लड़का, मतलब कोई लड़की हो कोई लड़का हो उसके साथ शादी कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप जो है सबसे पहले सारी चीज़ें देखते हैं, बाद में तो आगे लड़का हो चाहे लड़की हो उसकी किस्मत है कि कैसा उनका जो है दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन चलता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम शादी करते हैं तो उस टाइम हम सारी चीज़ें देखते हैं ध्यान से। माँ बाप जो है अच्छे से देखकर शादी करते हैं ताकि उनकी लड़की है चाहे लड़का है वो दोनों सुखी रहे। बच्चे की शादी के टाइम क्या देखते हैं? आयु। तो शादी के टाइम कितनी आयु होनी चाहिए? कोई बता सकता है बच्चा? तो आयु जो है लड़के के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और लड़की के लिए 18 वर्ष। कितनी? 18 और 21 वर्ष जो है आयु होनी चाहिए। 18 किसके लिए? लड़की के लिए। और 21 वर्ष लड़के के लिए शादी की आयु मानी जाती है। अगर दोनों की आयु कानूनी रूप से अगर दोनों की आयु, तो जब हम शादी करते हैं तो देखते हैं कि लड़का और लड़की की आयु लगभग बराबर होनी चाहिए। 1-2 साल का अंतर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2-4 साल का हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि शारीरिक उपयुक्तता, कि जब जीवन साथी का चुनाव करते समय क्या कि शारीरिक गठन की देखने में कैसी है, रंग रूप कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, कद कितना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, या नहीं देखते? नेक्स्ट है मानसिक समानता। मानसिक समानता से आप क्या समझते हो? मानसिक समानता से कि जैसे कोई बच्चा बहुत तेज बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई साधारण बुद्धि का है, तो उन दोनों में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक लड़का तो आईएएस लगा हुआ है और उसे के साथ किसी मंद बुद्धि लड़की से के साथ शादी कर दो, तो क्या ऐसा हो सकता है? या किसी बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और उसकी किसी मंद बुद्धि लड़के से शादी कर दो, तो क्या ये न्याय होगा? नहीं ना। तो इसलिए जब शादी करते हैं तो उनकी मानसिक समानता को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर का भी हमारे जीवन के ऊपर क्या है? बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक हो सके हम शादी कहाँ करते हैं? हमारे बराबर के जो आर्थिक स्थिति होती है जिनकी, कि ऐसा तो नहीं कि बहुत गरीब परिवार के लोग जो है वो बहुत हाई सोसाइटी में शादी कर देंगे तो भी उनका जो है आपस में मेल मिलाप जो है वो सही नहीं होगा, उनके विचार नहीं मिलेंगे। या ऐसे भी नहीं हो सकता कि एक बहुत हाई सोसाइटी की लड़की है वो निम्न सोसाइटी में या निम्न परिवार में उसकी शादी कर दी जाए तो भी वो शादी जो है नहीं निभ सकती, क्योंकि दोनों की जो है आर्थिक स्थिति जो बराबर नहीं होगी तो उनके जो विचारों में भी मतभेद होगा। फिर है सामाजिक स्तर। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक स्तर। तो शादी के टाइम जब जीवन साथी का चुनाव करते समय सामाजिक स्तर और सामाजिक जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उनका भी ध्यान में रखना होता है, ताकि किसी के मन में भी आत्महीनता की भावना ना आए। अगर इस तरह की भावना आ जाती है तो क्या होता है कि जीवन जीना जो है कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक भावना में समानता होना, कि जिसके साथ आप शादी कर रहे हो वो एक धर्म को मानने वाले होने चाहिए, धार्मिक विचार जो है उनके एक जैसे होने चाहिए। क्या है कि यदि हम हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में कर दी जाए
तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिंदुओं के रीति रिवाज और मुस्लिमों के रीति रिवाज जो है वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो बाद में क्या होता है, ऐसे अगर हम शादी कर भी देते हैं तो वो शादी निभती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं या उनके जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है शैक्षिक उपयुक्तता, जो है हमारे व्यक्तित्व के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या एक पढ़ी लिखी लड़की है या कोई पढ़ा लिखा लड़का है तो उसके अनपढ़ के साथ शादी कर दी जाए तो भी उसकी शादी जो है वो मतलब निभेगी नहीं, परेशानियाँ आ सकती हैं उनको निभाने में, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए जब हम देखते हैं रिश्ता तो उन दोनों की शैक्षिक योग्यता भी देखी जाती है। फिर है चारित्रिक उपयुक्तता, जो होता है हमारे जीवन में उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे व्यक्तित्व का। तो जब हम शादी करते हैं तो छानबीन करते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से, रिश्तेदारों से पूछते हैं या आपके फ्रेंड से पूछते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई अगर उसको जानता है तो कि लड़की कैसी है या लड़का कैसा है, चरित्र का तो ठीक है, मतलब सब कुछ सहन किया जा सकता है। लेकिन अगर शादी के बाद पता चले कि लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी चरित्रहीन है तो ये जो है बर्दाश्त नहीं होती, और उसके बाद क्या है कि ये पक्ष जो है या तो कोई आत्महत्या कर लेता है या कोई एक दूसरे को मार देता है या तलाक हो जाता है। तो इस तरह की जो है समस्याएं आती हैं। तो इसलिए हमें जब जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या कि आयु जो है वो लड़की के 18 साल से ज़्यादा और लड़के के 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों में जो है आयु का 2 या 3 साल का अंतर हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो फिर उनके विचारों में मतभेद होगा। दूसरा शारीरिक उपयुक्तता की शरीर से वो मतलब जब हम देखते हैं तो उसका गठन कैसा है, कद कैसा है, क्या वो स्वस्थ है कि नहीं है, तो इस तरह की ये योग्यताएं उनमें होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए शादी से पहले, बाद में पता चलता है तो वही चीज़ें फिर हम जो है उसमें प्रॉब्लम आती है शादी को निभाने में। फिर मानसिक समानता होनी चाहिए। चौथा है कि आर्थिक स्तर एक जैसा होना चाहिए, सामाजिक स्तर भी बच्चों का एक जैसा होना चाहिए, दोनों परिवारों का, जिन परिवारों में 2 बच्चों की शादी की जा रही है। धार्मिक भावना जो है वो समानता होनी चाहिए। शैक्षिक उपयोगिता की दोनों की पढ़ाई लिखाई भी एक जैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। चारित्रिक उपयुक्तता की चरित्रवान होनी चाहिए, जातीय समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम देखते हैं कि विवाह के लिए जैविकीय योग्यताएं क्या होनी चाहिए, बायोलॉजिकल एबिलिटीज क्या होनी चाहिए दोनों के अंदर। पहला है प्रजनन की क्षमता। प्रजनन मतलब दोनों जो है संतान उत्पन्न करने के लायक हो, उनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो दोनों के अंदर। दूसरा है शारीरिक दृष्टि से पूर्ण होना। शारीरिक दृष्टि से पूर्ण होना मतलब किसी का अगर अंग भंग हो गया हो, कोई पोलियो हो गया, कोई अंग कट गया हो, या कोई और शरीर में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, या कोई बीमार रहता हो, या कोई संक्रामक रोग हो उसको, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे जो है अगर मान लो आप बाद में पता चलता है कि इस तरह की समस्या है कोई, तो वैवाहिक जीवन को चलाने सुचारू रूप से या सुखी जीवन चलाने के लिए में समस्याएं आती हैं। दूसरी इसके विपरीत अगर स्वस्थ हैं दोनों, स्त्री पुरुष जो है दोनों आसानी से धन कमा कर ला सकते हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर दोनों शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, सुंदर है और स्वस्थ है तो वैवाहिक जीवन जो है उनका सुचारू रूप से सही चल सकता है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो है विवाह के लिए कानूनी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। कोई भी राष्ट्र हो विश्व का, सब में ने जो है विवाह के लिए अपने अलग अलग जो है कुछ नियम कानून बनाए हैं, क्योंकि हर जगह जो है एक जैसे नियम नहीं चल सकते। इन नियमों को बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि विवाह के संबंधों को, अनुचित जो संबंध है उनको रोकना, समाज में अच्छी व्यवस्था बनाए रखना और सोचने समझने की शक्ति प्रदान करना। देशों में जो कानूनी योग्यताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। पाश्चात्य देश जो हैं उनमें शादी के लिए क्या लाइसेंस लिया जाता है, और जो अफ्रीका जैसे देश हैं वहाँ गोरे और काले की जो शादी है वो अवैध मानी जाती है, निषिद्ध मानी जाती है। इस प्रकार अलग अलग देशों में क्या है अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो कानूनी योग्यताएं क्या क्या है विवाह के लिए, कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक
लड़के में और लड़की में कि वो दोनों शादी कर सकें। तो सबसे पहला है आयु। कानूनी रूप से जो लड़का है 21 साल से कम ना हो और लड़की जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए जब शादी होती है। अगर इससे कम है तो क्या है, ये एक दंडनीय अपराध है, माना जाता है, अवैध मानी जाती है ऐसी शादी कानून के हिसाब से। दूसरा, जब हम शादी करते हैं तो पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों को छोड़ा जाता है, उनमें विवाह वर्जित माना जाता है। जैसे जब शादी करते हैं तो माँ की तरफ से मान लो एक आपकी माँ की गोत्र होगी, दूसरा आपकी नानी की है, या उनके आगे जो है आपकी खुद की जो होगी, तो ये 3-4। इसी तरह से पिता की साइड में है 5 जो पीढ़ियाँ का के अंदर शादी करना वर्जित है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 1954 और 55 में एक हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम बनाया गया, जिसमें क्या है कि दूसरी जाति के साथ भी विवाह कर सकते हैं। उससे पहले अगर दूसरी जाति में विवाह करते हैं तो वो जो है मान्य नहीं माना जाता था। वैसे भी अपने समाज के अंदर अभी भी नहीं माना जाता, लेकिन कानूनी रूप से वो वैध शादी मानी जाती है। इस कौन सा, अगर आप क्या है कि हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम का कब बना, 1954 और 55। उसके अनुसार क्या है कि दूसरी जाति में भी हम विवाह कर सकते हैं। जाति के बाहर विवाह मान्य है, इसका मतलब है कि दूसरी जाति के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं कानूनी रूप से। वैसे हमारा समाज नहीं मानता इन चीज़ों को। ऐसे ही अगर कोई मतलब उच्च जाति का लड़का है नीची जाति में विवाह करना चाहता है तो उसके घर परिवार के नहीं मानते, तो सरकार क्या है उनको सहायता देती है। क्या करती है, सहायता देती है, और ऐसे विवाह को वो वैध मानती है। किसके तहत, हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम के तहत। जो मतलब एक लड़का शूद्र जाति का है या दूसरा लड़का कोई ब्राह्मण है या कोई जाट है और दूसरी जाति में शादी करना चाहता है और घर परिवार के लोग नहीं मानते, तो सरकार क्या है उनको सहायता प्रदान करती है। और इस अधिनियम में क्या है कि अगर किसी कारण दोनों की आपस में नहीं बनती या कोई विशेष समस्या है या कोई भी इस तरह के कारण है, तो उस टाइम तलाक भी दिया जा सकता है। तलाक की भी जो है इसके अंदर हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम के अंदर प्रावधान है कि अगर दोनों में कोई समस्या है और दोनों अपने वैवाहिक जीवन को सुखी नहीं चला सकते, सुखपूर्वक नहीं बिता सकते, उन मन मुटाव रहता है दोनों के बीच में किसी, लेकिन वो कारण क्या है, ठोस होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी जो है हमारा कानून उसको मान्यता देता है। नेक्स्ट क्या है कि विवाह से पहले अगर किसी को संक्रामक रोग है, टीबी है, कोढ़ है या कोई और बीमारी है जो एक दूसरे से लग जाती है, तो भी जो है उसको शादी नहीं करनी चाहिए। शादी की मान्यता जो हमारा कानून नहीं देता उसको। नेक्स्ट है दहेज निषेध विधेयक जो है उसके अनुसार शादी में दहेज लेना जो है वो एक कानूनी अपराध माना जाता है। इसके अलावा 1872 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1872 में बना था, उसके अनुसार क्या है कि विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं दूसरे धर्म विशेष के लोगों से शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि आयु जो है, आयु सेम जैसे पहले बताया आपको कि लड़का 21 साल का और लड़की जो है 18 साल की होनी चाहिए। उससे पहले अगर कोई शादी करता है तो वो कानूनी रूप से अवैध मानी जाती है। दूसरा क्या हो, शादी करने के लिए उनमें रक्त का संबंध नहीं होना चाहिए आपस में, जैसे आप बहन भाई हो, चाचा मामा बुआ के लड़के जो आपस में, लड़के लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। तीसरा क्या है कि जो लड़का या लड़की शादी कर रहे हैं वो पागल ना हो। नेक्स्ट है कि उनकी अगर पूर्व पत्नी या पति जीवित ना हो, मतलब अगर आपकी मतलब जो लड़का शादी करता है, कई बार क्या करते हैं दूसरी शादी करते हैं, तो दूसरी शादी की मान्यता तभी दी जाती है जब उसकी पहली पत्नी या तो जीवित ना हो, किसी कारणवश दुर्घटना में या किसी रोग की वजह से या कोई भी कारण हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो या तलाक हो गया हो, तभी दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विवाह रखने की 1 महीने की तिथि, मतलब 1 महीना पहले उनको जो विवाह अधिकारी होता है उनको आवेदन पत्र देना पड़ता है। उसके बाद जो अधिकारी है वो विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब निश्चित करते हैं कि जो विवाह कर रहे हैं दोनों पक्षों से या तो बात करने की कोशिश करते हैं या दोनों पक्षों पे कोई प्रतिबंध तो नहीं है या कारण क्या है।
किस तरह से ये शादी करें। तो आपने देखा कि भारत में जो विवाह के लिए कानूनी योग्यताएं क्या क्या हैं। समझ आया आपको। सबसे पहले आयु, लड़का लड़की की कितनी होनी चाहिए, 21 साल और 18 साल। फिर है माँ और बाप की कितनी पीढ़ियाँ जो है वर्जित है विवाह करने के लिए। फिर हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम कब बना था, इसके अनुसार क्या क्या है कि दूसरी जाति में शादी कर सकते हैं, तलाक भी दे सकते हैं, या अगर कोई मान लो घर के सदस्य नहीं मानते तो जो गवर्नमेंट है वो उनको सहायता देती है। और जिनके संक्रामक रोग है, टीबी है, कोड है, अगर शादी से पहले इस तरह की कोई चीज़ है तो उनको शादी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये संक्रामक रोग है जो एक दूसरे से लग जाते हैं। तीसरा दहेज, नेक्स्ट है दहेज निषेध विधेयक के अनुसार दहेज लेना जो एक दंडनीय अपराध माना गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 1872 में। इसके अनुसार विवाह की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि आयु जो है 21 वर्ष लड़के की और लड़की की 18 वर्ष, और दोनों में रक्त का संबंध ना हो, मतलब आपस में बहन भाई का रिश्ता या कोई भी इस तरह से ना हो कि जो आपके खून से के रिश्ते से संबंधित हो। दोनों में से कोई भी पागल ना हो। अगर कोई मतलब शादी करना चाहता है, दूसरी शादी करना चाहता है, तो उसकी पूर्व पत्नी या जो पति या तो जीवित ना हो या है उनका जो तलाक हो गया हो। इस तरह की शादी करने के लिए क्या करना पड़ता है कि 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है अधिकारी को, और वो जांच करते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया कि विवाह क्या है, विवाह के उद्देश्य क्या है, विवाह की परिभाषा क्या है, जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और भारत में विवाह के लिए कानूनी योग्यताएं क्या क्या है। तो आप इसको ध्यान से सुनना इस वीडियो को, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो कॉपी में भी करना है और याद भी करना है आपको। थैंक यू।